अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम मेडिकल असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पीपीएससी का इंटरव्यू होता है उसमें मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो सवाल पूछे जाते हैं वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और कैटेगोरिकली हम जो जॉब डिस्क्रिप्शन जो असिस्टेंट प्रोफेसर केमिकल पैथोलॉजी या बेसिक साइंसेस की है वो भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम गीबत के बारे में पढ़ लेते हैं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम दुरूद पाक पढ़ा उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। ग़ीबत क्या है? हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हजर मक्की शाफ़ी अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी नकल करते हैं, उलमाए कराम फरमाते हैं, इंसान के किसी ऐसे ऐब का जिक्र करना जो उसमें मौजूद हो ग़ीबत कहलाता है। अब वो ऐब चाहे उसके दीन, दुनिया, ज़ात, इखलाक, माल, औलाद, बीवी, खादिम, ग़ुलाम, इमामा, लिबास, हरकत व सकनात, मुस्कुराहट, दीवानगी, तुर्श रोई और खुश रोई वगैरह किसी भी ऐसी चीज़ में हो जो उसके मुतल्लिक हो। जिस्मानियत में ग़ीबत की मिसालें किसी को अंधा, लंगड़ा, गंजा, टुकना, लंबा, काला और जद वगैरह कहना। दीन में ग़ीबत की मिसालें किसी को फासिक, शोर, खाइन, जालिम, बेनमाजी, वालिदैन का नाफरमान कहना। मज़ीद आगे चल कर नकल करते हैं कि ग़ीबत में खजूर की सी मिठास और शराब जैसी तेज़ी और सुरूर है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल इस आफत से हमारी हिफाजत फरमाए और हमारी तरफ से ग़ीबत वालों के हुकूक महज अपने फजल करम से खुद ही अता फरमाए, क्योंकि इस अज़्ज़ा व जल के अलावा उन्हें कोई नहीं शुमार कर सकता। हज़रत सैयदना अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, बंदे को क़यामत के दिन जब उसका नामा अमाल दिया जाएगा तो वो उसमें ऐसी नेकियां देखेगा जो उसने ना की होंगी। अर्ज़ करेगा, आए मेरे रब अज़्ज़ा वजल, ये मेरे लिए कहाँ से आ गई? कहा जाएगा, ये वो नेकी हैं जो लोगों ने तुम्हारी ग़ीबत की थी। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह के सामने किसी ने ग़ीबत का तज़किरा किया तो फरमाया, अगर मैं किसी की ग़ीबत करना दुरुस्त जानता तो अपनी माँ की ग़ीबत करता, क्योंकि मेरी नेकियों की सबसे ज़्यादा हकदार वही है। अच्छा जी, जॉब डिस्क्रिप्शन जो असिस्टेंट प्रोफेसर केमिकल पैथोलॉजी है या जो बेसिक साइंसेज हैं उनमें जो मेजर पार्ट है ना वो उसकी टीचिंग और ट्रेनिंग है। मेजर बोल्ड पॉइंट याद रख लेंगे तो बाकी खुद आप इंशाल्लाह रिप्रोड्यूस कर लेंगे। उसने टीचिंग करनी है, ट्रेनिंग बोथ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग और स्मॉल ग्रुप डिस्कशन करानी है। मेडिकल एजुकेशन से इन टच रहना है और अपने प्रोफेसर और एचओडी की हेल्प करनी है। रिसर्च और लेबॉर्ट्री वर्क कंडक्ट करना है इन द असिस्टेंस टू एचओडी, और एचओडी के साथ स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन और डिसिप्लिन और स्टूडेंट को बढ़ाना है। टेस्ट और एवेल्यूएशन करनी है ग्रेजुएट्स और अंडर ग्रेजुएट्स की, और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के अंदर अपने एचओडी की हेल्प करनी है। तो इसको बोल्ड पॉइंट को याद रख लेंगे या इनको ही याद कर लेंगे, इंशाल्लाह आपको आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये ब्लूम्स टेक्सोनमी है, बेंजामिन ब्लूम एक थे एजुकेशनिस्ट, उन्होंने दी थी। ये गैप कवर करता है कॉग्निटिव, जो हम नॉलेज बेस्ड लर्निंग करते हैं और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किस तरह करते हैं, उसके कितने पाथवे होते हैं। तो वो बेंजामिन ब्लूम कहता है कि आपका जो लेक्चर है ना वो इन प्रिंसिपल जो 6 प्रिंसिपल हैं उनके ऊपर बेस हो। पहले तो एक ऐसी चीज़ होगी जिसको हम रिमेंबर करेंगे, उसमें उसका डेफिनेशन आ सकती है, उसकी लिस्टिंग आ सकती है, कितनी टाइप्स हैं, जैसे कि डायबिटीज़ को डिफ़ाइन करें उतनी किसी। फिर अंडरस्टैंडिंग जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। फिर हम उनको अप्लाई करेंगे नॉलेज जब कोई हमारे पास क्लिनिकल सिनेरियो आएगा। एनालाइज करेंगे विद द डाटा इन्वेस्टिगेशन वगैरह के साथ। फिर उस पेशेंट को एवेलुएट करेंगे और क्रिएट करेंगे, उसके लिए कोई प्लान वगैरह देंगे कि किस तरह वो ठीक हो सकता है। ये एग्जांपल है हमारी मेडिकल एजुकेशन में। इसकी एक और एग्जांपल मैंने ली है। वो तो क्या है कि एक 32 साल फीमेल है, उसको ना पेल्पिटेशन, हीट इंटॉलरेंस, उसका 10 पाउंड वज़न कम हो गया है, स्वेलिंग है नेक के ऊपर और नॉन टेंडर ग्वाइटर है। तो ये सारी चीज़ें हमें लेके जा रही हैं कि ये एक तो फीमेल की हिस्ट्री है, ठीक है। दूसरी ये है कि सारे साइन एंड सिम्टम्स ना हाइपर की हैं। फीमेल की हिस्ट्री हो, हाइपर के साइन एंड सिम्टम्स हो, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा जहन जाएगा कि ये ग्रेव डिजीज़ है। तो अब लेवल 1 रिमेंबरिंग में क्या होगा कि हम नॉलेज देंगे कि ग्रेव्स के अंदर क्या होता है। लेट्स सपोज उसका क्लासिकल ट्राइएड क्या है,
हाइपरथायराइडिज्म, डिफ्यूज गोइटर है, एप्थलमोस है। ठीक है, आप अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? आप बताएं कि जो ग्रेव्स के अंदर ऑप्थेल्मोपैथी होती है उसकी काज क्या है। तो आपको पता है कि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी होती है जो उसको स्टिमुलेट करेंगी और ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन एक्युमुलेशन कराएंगी। फिर एप्लीकेशन क्या है कि उसका TSH और फ्री T4 फ्री T3 आप एवेलुएट कर लें। एनालाइज क्या है कि आप उसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करने के लिए सब एक्यूट थायरोइडाइटिस के लिए रेडियो एक्टिव आयोडीन आप टेक करा लेंगे। तो फिर इवेलुएट कैसे करेंगे? फिर आप फैसला करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब आपका कंफर्म हो गया कि आप उसकी कौन सा ट्रीटमेंट आप देंगे, मेथिमाजोल देंगे, प्रोपाइल थायोयुरोसिल देंगे, रेडियो एक्टिव आयोडीन देंगे। फिर आप वो फैसला करेंगे कि प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं और हमारी गाइडलाइन क्या कहती हैं। फिर क्रिएट क्या करेंगे हम उसके लिए एक कंप्रीहेंसिव लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट शुरू करेंगे। उसकी मैनेजमेंट के साथ साथ उसकी रीएवैल्यूएशन और वो कब होगी। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है? सबसे पहले रिमेंबर करें, ठीक है, फिर उसको समझें, अंडरस्टैंड करें, फिर अप्लाई करें उस नॉलेज को, फिर आप इंटरलिंक करें, ठीक है ना, एनालाइज करें, डिफ्रेंशिएट करें, एनालाइज करें जो उससे मिलती जुलती चीज़ें हैं, फिर एवेल्युएट करें, कंफर्म करें, आपका वो हो जाए, फिर आप उसके ऊपर अपनी लेके चलें। तो ये आप उर्दू में ही चीज़ें याद रखें। हमारे प्रोफेसर थे तो वो कहते थे आपको अपनी ज़बान में ही चीज़ें याद रहती हैं। तो इंशाल्लाह उसको आसान इंग्लिश अल्फाज में भी आप वो कर सकते हैं, रीफ्रेज कर सकते हैं। अब ये सवाल पूछा जाता है असेसमेंट्स के बारे में, जो ज़्यादातर पूछा जाता है ना वो इन असेसमेंट्स के बारे में पूछा जाता है। ये जो चार है क्या क्या है? डायग्नोस्टिक है, फॉर्मेटिव है, सबमेटिव है, इप्सिटिव है। ये न्यू टर्मिनोलॉजी है, ये न्यू थिंकिंग है जो बाद में आई है। ज़्यादातर यही तीन है लेकिन ये चारों ही आप करेंगे। अब डायग्नोस्टिक क्या है कि आप एनालाइज करते हैं कि जो चीज़ आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके मुतालिक उनको कुछ पता है या नहीं पता। मिसाल के तौर पर अब मैंने वर्कशॉप डाउ में अटेंड की थी तो वो प्री टेस्ट देते हैं आपको। वर्कशॉप शुरू करने से पहले वो सवाल देते हैं, वो आपकी डायग्नोस्टिक असेसमेंट करते हैं कि इनमें इनकी क्या गैप एनालिसिस है, और फिर उसी प्री टेस्ट को पोस्ट टेस्ट के साथ रख के ना वो इप्सिटिव असेसमेंट भी करते हैं। वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अच्छा, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? ड्यूरिंग द लेक्चर है, असेसमेंट ड्यूरिंग द लर्निंग। मिसाल के तौर पर आप उनसे रिफ्लेक्शन ले सकते हैं कि जो कुछ पढ़ा है आप उसकी रिफ्लेक्शन लिखें, कि एक पैराग्राफ लिखेंगे आपको क्या समझ आया है, या उससे मुतल्लिक सवाल आप पूछ सकते हैं उनसे। तो ये ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ लेक्चर होगी। सबमिटिव क्या है? एट द एंड आपके प्रोफ्स हैं, आपके सेमिस्टर्स हैं, आपका FCPS है, एट द एंड जो एग्जामिनेशन होगा वो सबमिटिव असेसमेंट है। इप्सिटिव क्या है? ये नई चीज़ है कि आप जो एक ही बंदा है, जैसे मैं जवाद हूँ, मैंने जब कोई भी मुझे पढ़ाने से पहले उन्होंने प्री टेस्ट लिया और फिर बाद में लिया। तो डाउ वालों ने क्या किया था, हमें सेम ही पेपर दे दिया था। पहले वो उसका नाम प्री टेस्ट था, फिर वो पोस्ट वर्कशॉप था। तो वो देखा कि प्री टेस्ट यानी कि आपको पहले नॉलेज क्या था, फिर पढ़ने के बाद आपको नॉलेज क्या है। ये एक कंपैरिजन हो गया एक ही बंदे की इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट। उसके अलावा सेटिंग बेस्ड ये ज़रा उससे एडवांस फॉर्म है कि कुछ नॉन वर्क बेस्ड असेसमेंट है, जैसे कि हमारा क्लासिकल एग्ज़ाम्स हैं, MCQs SCQs बेस्ड, और सेमी वर्क प्लेस हैं, OSCE OSPI, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ये हैं। और वर्क प्लेस असेसमेंट के अंदर डॉप्स हैं। डॉप्स जैसे अब CPSV ने न्यू ऐड किया है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोसीजर स्किल्स। वो देखते हैं कि ये जो अब लैब का बंदा है तो लैब की चीज़ें देखेंगे, सर्जिकल चीज़ें देखेंगे, और एग्ज़ाम मेडिसिन के अंदर वो किसी भी केस को कैसे प्रोसीड करता है वो उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। उसके अलावा 360 डिग्री फीडबैक होता है। मतलब ये क्या किया जाता है, आपसे भी फीडबैक लेंगे, आपके दोस्तों से भी आपके जो कलीग्स हैं उनसे लेंगे, आपके सुपरवाइज़र से लेंगे। तो एक पूरा देखेंगे कि हाउ ही इज़ प्रोसीडिंग। ये एक चीज़ है। अच्छा, एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है कि ये मतलब क्राइटेरिया रेफरेंस, मतलब फिक्स स्टैंडर्ड कोई मास्टरी रूल रख दिए जाते हैं, उनकी बेस के ऊपर हर एक को जज किया जाता है कि कौन किस लेवल तक पहुंच गया है। उसके अलावा नॉर्म रेफरेंस क्या है कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। अच्छा, मॉडर्न जो है वो
इसका नाम आपने सुना होगा। जो दूसरी है कम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन, जैसे कि काफ़ी सारे ममालिक के अंदर कम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन है। वहाँ रेजिडेंसी आपकी कम्पिटेंसी डेवलप होती जाती है, आपको उसके हिसाब से सर्टिफिकेट मिलते हैं, उसका एग्जिट एग्ज़ाम नहीं होते। और प्रोग्मेटिक असेसमेंट वही है कि आप जैसे कि हमारे एग्जाम केमिकल पैथोलॉजी की एग्जांपल ले लें कि डिफरेंट स्टेशन 3 दिन एग्ज़ाम होता है पार्ट 2 का। तो हर एक स्टेशन अलग भी पास करना होता है, लेकिन कलेक्टिवली वो भी उनकी अप्रोच देख रहे होते हैं और कलेक्टिवली भी आपका डिसीजन आता है उनके ऊपर। अच्छा, ये एक है कि कुरिकुलम और कोर्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि जो आपका ये कोर्स क्या है, कुरिकुलम क्या है। देखें, कुरिकुलम एक ब्रॉड टर्म है। लेट्स सपोज आपका ये है कंप्रीहेंसिव है, बिग पिक्चर है, मैक्रोस्कोपिक है। आपका 5 साल का प्रोग्राम जैसे एमबीबीएस का है वो क्या है, या 4 साल रेजिडेंसी प्रोग्राम है। कोर्स क्या है आपका, सिंगल सेमिस्टर, आपका 1 ईयर, ये माइक्रोस्कोपिक है, छोटा है। जैसे कि एनाटॉमी का सब्जेक्ट आप पढ़ लें, ठीक है, फार्माकोलॉजी पढ़ लें, कोई एक मॉड्यूल पढ़ लें, इस तरह की है। अब देखें ये चीज़ें हम क्यों पढ़ रहे हैं। जो हमने जब जेडीज पढ़ी थी ना, उनमें क्या था कि उसका काम क्या है, टीचिंग और ट्रेनिंग है। टीचिंग और ट्रेनिंग के लिए अब जब वो टीचिंग करेगा तो वो ब्लूम्स टेक्सोनोमी को फॉलो करे, गेंगनीज 9 रूल को फॉलो करे। अब प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग स्मॉल ग्रुप डिस्कशन क्यों है कि ये असेसमेंट उसने करनी है। अब मेडिकल एजुकेशन से क्यों इन टच रहेगा कि वो उसको नई थ्योरीज पता चलेंगी कि हाउ किस तरह हमने अडल्ट को पढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन है, इसी के लिए ही हमें रखा जा रहा है। अच्छा, अब ये तो होगी ना असेसमेंट। अब कोर्स और कुरिकुलम का डिफरेंस भी हो गया। अब असेसमेंट टूल्स क्या हैं, किस तरह आप चेक करेंगे, किस तरह असेसमेंट करेंगे, वो तो टाइप्स होगी ना कि डायग्नोस्टिक है, फॉर्मेटिव है, सबमेटिव है। एक तो होती है सिर्फ कोग्निटिव, जो आपके माइंड में है, जो आपका नॉलेज है, नॉलेज असेसमेंट, एमसीक्यूज, एससीक्यूज, केस बेस्ड डिस्कशन हो जाएगी। क्लिनिकल स्किल्स के लिए ओस्फी रखा जाता है, ऑब्जेक्टिव सर्चर, वीडियो एग्जामिनेशन। मतलब कुछ ऐसे भी बाहर के एग्ज़ाम है वो आपको ऑनलाइन भी आपसे ले लेते हैं, वो परफॉर्म करा लेते हैं। अच्छा, ये वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट के हैं। मिनी क्लिनिकल एवेल्यूशन एक्सरसाइज है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन स्किल्स है हो गई, और 360 एवेल्यूएशन फॉर्म हो गया, पोर्टफोलियोज हो गया, आपका पूरा लॉग्स हो गया। जैसे कि आपको अब सीपीएसपी के अंदर आपको पूरा ई लॉग बुक होता है, एक किस्म का वो आपका पोर्टफोलियो है, आपकी पूरी कलेक्शन है, आपने क्या किया है। तो ये डिफरेंट वो हैं इनके क्या है। अब केस बेस्ड डिस्कशन क्या है, वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट है। इसमें ये कोई एक केस ले लिया जाता है, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया ग्रेव्स का। तो उसमें देखा जाता है कि उसने जब उसको देखा तो उसने किस तरह नॉलेज अप्लाई किया, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी, फिर उसने एनालाइज, फिर उसने अप्लाई किया, फिर एनालाइज किया, ठीक है। फिर एट द एंड उसने फिर क्रिएट किया, उसके लिए क्या उसने एट द एंड उसका क्या डायग्नोसिस बनाया। तो ये चीज़ें हैं, ये होगी केस बेस्ड डिस्कशन। तो और सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग, जैसे कि अब हमने जैसे कि एमबीबीएस के अंदर हमें जब सर्जरी की थी तो हम वो एक होते हैं कट लगा होता है, सुचरिंग सिखाते हैं उसके ऊपर। इसी तरह मतलब सीपीएसपी आपकी वो काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स कराता है सर्जिकल स्किल्स की। उसके अलावा सी देखें बीएलएस तो हर एक ने करनी है। उसमें सीपीआर क्या होता है, डमीज़ होती हैं, उनके अंदर सेंसर लगे होते हैं कि आपने इतनी दफ़ा जब प्रेस करेंगे तब वो ग्रीन लाइट होती है, वरना रेड हो जाती है। इमरजेंसी मैनेजमेंट इसी तरह सिखा लेते हैं। अब ये चीज़ें आप सीपीआर बहुत एक्सटेंसिव प्रोसीजर है, किसी लाइव बंदे के ऊपर नहीं कर सकते। तो असल मकसद आपको वो सिखाना है, और सिमुलेशन से ये होगा कि आप वो चीज़ भी सीख जाएंगे और वो आपको हार्म भी नहीं होगा। अब यही चीज़ जो आप टीचिंग या ट्रेनिंग करेंगे उसके ऊपर एक इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन क्या है, एजुकेशन स्ट्रेटजी क्या है, किस तरह आप अपने एक पूरे करिकुलम या कोर्स को लेके चलेंगे, वो आपकी एजुकेशनल स्ट्रेटजीज है। सिलोज है कि आप उनके अलग अलग जो ग्रुप हैं उनको कैसे लेके चलेंगे। उसके अंदर ना हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन है। हॉरिजेंटल क्या है, आप इस तरह मूव करेंगे, ठीक है।
तो उसमें क्या होगा, जब हॉरिजेंटली मूव करेंगे, पहले उसकी आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फिर उसकी फार्माकोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, पैथोलॉजी, सारी हॉरिजेंटली एक ही टॉपिक को लेके चलेंगे, जैसे लेट्स सपोज सीएनएस को लेके चलेंगे। वर्टिकल क्या है, बेसिक साइंस को, जैसे कि एनाटॉमी है, क्लिनिकल साइंस सर्जरी के साथ उसको कैसे लिंक करेंगे, ये वर्टिकल है। और एग्जांपल क्या हो सकती है, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और मेडिसिन, इनको आपस में वर्टिकली इंटीग्रेट कर सकते हैं। और स्पाइरल इंटीग्रेशन है कि डिफरेंट स्ट्रेटजीज की जाती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को मिक्स किया जाता है। इन सब का असल मकसद क्या है कि हमने अडल्ट लर्निंग को बोर अट्रैक्टिव बनाना है और अपनी लर्निंग को आगे लेके जाना है। देखें, ये मेडिकल एजुकेशन क्यों सब्जेक्ट निकाला गया है, असल मकसद ये है कि हमारे जो जो हमारे टीचर जो पुराने गुजरे हैं, वो क्या क्या मेथडोलॉजीज, जो कि देखें हमने मुख्तलिफ टीचर से पढ़ा, हर एक की टीचिंग मेथडोलॉजी अलग थी, और कुछ हमें पसंद होते थे, कुछ ऐसे होते थे। तो जो पसंद होते थे उनके ऊपर साइंटिस्ट ने वर्क किया, यार ये क्या स्ट्रेटजीज लड़ाते, और वो कहते हैं कि अब जितने भी टीचर हैं वो उन चीज़ों को समझें, ताकि वो जो फेवरेट्स टीचर्स की जो स्ट्रेटजीज हैं हर बंदे के अंदर आ जाए। आई थिंक मैं कुछ चीज़ें समझा पाया हूँगा। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इसका सेकंड पार्ट है मेडिकल एजुकेशन का, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिए।